हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है, शानदार है और साथ में जबरदस्त भी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा ओम्स लॉ इन 10 मिनट्स और उसका कॉन्सेप्ट हम क्या कर देंगे, क्रैश्ड। ठीक है, ओम्स लॉ को हम 10 मिनट में क्रैश कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, 10 मिनट में हम पूरा ओम्स लॉ को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के और कॉन्सेप्ट का राजा बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, what is Ohm's law? At constant temperature and fixed dimension, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, at constant temperature मतलब किसी वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओम्स के लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर किसी वायर के बीच से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो एक बात याद रखना, उस वायर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर समटाइम्स इंक्रीजिंग समटाइम्स डिक्रीजिंग, ऐसा हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर को मतलब फिक्स्ड होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फिक्स डायमेंशन। फिक्स डायमेंशन मतलब किसी वायर के बीच से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो उस वायर का जो लेंथ होगा, एक वायर का क्या ही होता है, एक वायर देखने में कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो उसका क्या दो ही चीज आ सकता है, या तो वायर का लंबाई कितना लंबा है, मतलब कितना लंबा है वो वाला एक आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, एरिया। एक आ सकता है लेंथ और दूसरा आ सकता है क्या, एरिया। वो वायर कितना मोटा है, ज्यादा मोटा है या चिकना है, मतलब मोटा कम है, तो उसके दो डायमेंशन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बोला है, फिक्स डायमेंशन। डायमेंशन फिक्स होना चाहिए। अगर ओम्स लॉ को हम पढ़ना चाहते हैं तो उस वायर का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया शायद, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वो जो मेटल हम यूज कर रहे हैं वो मेटल सेम टू सेम होना चाहिए। क्या मेटल क्या होना चाहिए, मेटल सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम एक वायर बनाया, इतना तुमने लगाया कॉपर का वायर, फिर इतना तुमने लगाया क्या वो क्या कहते हैं, या सपोज मान लेते हैं आयरन का वायर। ठीक है, और तुम क्या करने लग गए, इलेक्ट्रिसिटी भेजने लग गए, ओम्स का लॉ यहाँ पे देखने लग गए। नहीं होगा भाई, वायर क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर कॉपर का है तो कॉपर का, मेटल सेम टू सेम होना चाहिए। पहली बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायमेंशन फिक्स होना चाहिए और टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ये तीनों बात याद रख लेना। फिर हम जाएंगे ओम्स लॉ की तरह। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across to its ends. एक वायर के दोनों एंड पे हम करंट किसके ऊपर, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक वायर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उसके उस वायर के बीच से करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज कर देंगे तो उस वायर के बीच से करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या कह सकते हैं, अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो मैं भी इंक्रीज हो रहा हूं, कोई डिक्रीज हो रहा है तो मैं भी डिक्रीज हो, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ में आ गया, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन यहाँ पे हमें पता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं और इक्वल साइन को लाते हैं तब यहाँ पे एक चीज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कांस्टेंट आ गया आर, दैट इज आर इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, अब ये रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में हम बाद में जाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता था, कि यही कहता था अगर वोल्टेज, देखो वोल्टेज क्या कहता है, करंट को धक्का दे रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को यहाँ पे वोल्टेज करंट को धक्का दे रहा है, लेकिन इस करंट को कोई एक रोक रहा है। कौन रोक रहा है, ओम, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इस वायर का एक सब वायर, सब मेटल, जितने भी मेटल है सब मेटल का एक उन लोगों का फिक्स्ड वैल्यू होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉलो करके आए तो उसको रोकने का, मतलब वो उसको रोकेगा, हर वायर का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वोल्टेज किस क्या कर रहा है, करंट को धक्का दे रहा है, करंट जा रहा है, और ओम क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज कर दिए, तो देखो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, एम्पियर मतलब करंट को ज्यादा धक्का देगा, बहुत सारा लोग यहाँ पे आ जाएंगे वोल्टेज, तो ये ज्यादा धक्का देगा। ज्यादा धक्का देगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा मिल जाएगा, करंट भी ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद ये भी ज्यादा रोक रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, ये भी उतना ही रोकेगा जितना पहले रोक रहा था, अभी वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद भी उतना ही रोकेगा। दिस इज
इसीलिए तो बोला जाएगा कि अगर प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी यहां से हम देखते हैं तो V इक्वल्स टू आर आई हो जाता है, V इक्वल्स टू आर आई। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाई आई, या फिर यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाई आर। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी मैं वो सब नहीं बोलूंगा कि एक रेजिस्टिविटी वायर का एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर, वो सब इस कॉन्सेप्ट में हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, एक ग्राफ के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं कि ओम्स लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर एक वायर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उस वायर में एक मतलब शील्ड होता है, सभी वायर में एक शील्ड होता है, किसी किसी वायर में कमजोर शील्ड होता है, किसी किसी वायर में ताकतवर शील्ड होता है। कमजोर शील्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज आ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई खड़ा होता है और मतलब खड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये सब। ठीक है, अभी जिस वायर में कमजोर शील्ड होता है उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाएगा। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अगर ये कम रोकेगा तो वोल्टेज को मेहनत कम करना पड़ेगा करंट को धक्का देने के लिए, तो इजीली पास हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, दूसरी बात यह है अगर ये ज्यादा ताकतवर है तो वोल्टेज को ज्यादा मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना करंट को धक्का देने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा धक्का दे रहा है लेकिन करंट कम मिल रहा है, तो हम उसी वायर को प्रेफर करते हैं जिसका शील्ड कमजोर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए होता है सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, इस दोनों मेटल के जो वायर होते हैं उनका शील्ड बहुत कम होता है, इसीलिए तो इसके अंदर से एक करंट मतलब इजीली फ्लो हो जाता है, अगर वोल्टेज कम भी हो लेकिन करंट मूव्स इजीली। ठीक है, अभी देखते हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना। अगर हमारा ये I है और ये V है तो हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में क्या दिखा देंगे, R इज ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सीधा ही जाएगा, कम ज्यादा नहीं होगा कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था R इज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, R। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं, ग्राफ के हिसाब से समझेंगे हम। यहाँ पे देखो दो मेटल का वायर लिया आपने। ठीक है, एक मैंने कॉपर का लिया मान लेते हैं और एक मैंने लिया आयरन का लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। ठीक है, तुम अभी मुझे बताना कि मान लेते हैं ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी ए मेटल का है और ये रेजिस्टेंस ए मेटल का रेजिस्टेंस है और ये बी मेटल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी ये I है हम लोगों का करंट और ये V है हम लोगों का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे देखो पहले किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्लोप मतलब स्लोप RA का है या फिर स्लोप RB का है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है हम वो देखेंगे। कैसे देखेंगे, मान लो यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अभी इस पॉइंट को हम अगर कैलकुलेट करने दे तो ये वाला क्या है हम लोगों का, ये वाला है करंट और ये वाला क्या है हम लोगों का वोल्टेज। तुम यहाँ पे सीधा सीधी देख सकते हो वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है लेकिन करंट कम है। लेकिन V इक्वल्स टू हमें मिला IR। अभी V ज्यादा है करंट कम है, तो V का बराबरी करने के लिए R को ज्यादा होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि करंट कम है। तो अगर करंट कम है वोल्टेज ज्यादा है तो R को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो इसके साथ मल्टीपल होके इसका मतलब बराबरी कर पाएगा। दैट मीन्स अगर वोल्टेज ज्यादा है लेकिन करंट कम है, लेकिन उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस को ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज का बराबरी करना है। समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम दूसरा वायर जो है उसको देख लेते हैं। दूसरा वायर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखो करंट, ये वाला करंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन करंट डिनोट कर रहा है और वर्टिकल लाइन हमको क्या डिनोट कर रहा है, वोल्टेज डिनोट कर रहा है। अभी वोल्टेज कम दिख रहा है लेकिन करंट ज्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स वोल्टेज हम लोगों को यहाँ पे कम दिख रहा है लेकिन करंट हम लोगों को ज्यादा दिख रहा है, तो R को क्या होना पड़ेगा, बराबरी करने के। I तो वैसे भी ज्यादा है, अभी वोल्टेज कम है लेकिन इसका बराबरी करने के लिए अभी R भी ज्यादा हो गया, तो ज्यादा और ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए था। इसीलिए I अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो RA मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बी मेटल के रेजिस्टेंस से। समझ में आ रहा है, यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर वोल्टेज ज्यादा है और करंट कम है, अगर किसी वायर के अंदर से करंट जा रहा है
उसका वोल्टेज ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया लेकिन करंट हमको कम मिल रहा है, दैट मीन्स वो वायर का जो शील्ड है वो बहुत ताकतवर है। समझ में आ गया। और अगर जिस वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो कर रहा है उसके दोनों एंड पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दिया लेकिन फिर भी हमको करंट ज्यादा मिल रहा है, तो उस वायर का जो शील्ड है वो कमजोर है। समझ में आ गया। यही था हम लोगों का ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10 मिनट में समझाने के लिए हम नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।